हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर नंबर 3 रक्षा में अध्याय ये तो सर ख़त्म हो गया था, आपने फिर से क्यों स्टार्ट किया? ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आएंगे ना, तो क्यों किया? कितने लोगों के दिमाग में आया? अरे यूनिट टेस्ट है, इसीलिए यूनिट टेस्ट का रिवीजन। चैप्टर नंबर कौन से आने वाले हैं हमारे? चैप्टर नंबर 3 एंड 4। आप लोगों ने पढ़ाई तो अच्छी तरह से कर ही ली थी, रीडिंग भी अच्छी तरह कर लिया है। तो अब क्या है, एक बार ही रिवीजन देख ले हम तो सब क्लियर हो जाए, है ना? तो मज़ा आएगा। रक्षा में हत्या, ऐसा एक चैप्टर था हमारा। कौन सा? चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 वो हमारा है यूनिट टेस्ट में। यूनिट टेस्ट में MCQ ही है, लेकिन ध्यान रखना है कि MCQ में क्या होता है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में जल्दी से पेपर ख़त्म कर देते हैं। टाइम तो हमें ज़्यादा दिया ही है, लेकिन हम जल्दी से ख़त्म कर दें तो उसमें क्या है सर, एकदम इजी होता है। तो हाँ, इजी होता है, लेकिन क्या हो जाती है गलती, क्योंकि कभी कभी सेम ऑप्शन होते हैं तो हम सेम ऑप्शन में थोड़ा सा ही चेंज होता है और हम वो चेंज किए बिना उसको टिक कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? गलत होगा ना। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि MCQ है तो MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या रखना पड़ता है सर? उसमें क्या है, अभी मान लो कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 3 का नाम बताओ आप, ऐसा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा में हत्या नहीं। सेकंड है, रक्षा में हत्या। थर्ड है, रक्षा में हत्याएं। तो अभी मैं देखूंगा, मैंने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन 1 है, एकदम इजी है। क्या है? तो कभी चैप्टर नंबर 3 का नेम लिखना है, नेम बताना है। तो मैंने देखा फर्स्ट कौन सा है, तो रक्षा में, मैंने इतना ही पढ़ा और टिक कर दिया। फिर हमने सबमिट भी कर दिया पेपर। जब आंसर हमारा गलत हुआ तब देखते हम ये मेरा गलत कैसे हो गया। तब हमें पता चलता है कि फर्स्ट मैंने जो टिक किया उसमें तो ऐसा ऑप्शन लिखा है कि रक्षा में हत्या नहीं। सेकंड है रक्षा में हत्या, तो कौन सा आंसर आता है? सेकंड वाला। तो ये गलती होती है MCQ में, ज़्यादातर ये गलती होती है। बाकी तो सब मस्त चलता है, लेकिन गलती कहाँ होती है? ऐसे होती है गलती कि हम वो बस टिक मार कर देते हैं। मेरा तो हो गया पेपर, 10 मिनट में तो कंप्लीट कर दिया। फिर पता चलता है और बोलते एकदम इजी था, एकदम इजी। फिर आंसर की देखते तब पता चलता है कि ये गलती हो गई भाई। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चन है वो ठीक से पढ़ो, उसके बाद जो उसके ऑप्शन है वो ठीक से देखो और उसके बाद आप टिक करो। जल्दी नहीं है कोई, आराम से हो सकता है ये काम, क्योंकि हमें जल्दी है ना सर। तो फिर क्या होगा? नुकसान भी आपको ही होगा। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। फिर आपकी मर्जी कि आपको लेना है या नहीं लेना है, अच्छे मार्क लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, वो मुझे पता चल गया, क्योंकि अच्छे मार्क तो सबको चाहिए। मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे भी ऐसा ही होगा कि अच्छे मार्क आए तो अच्छा है। तो ये छोटी छोटी गलती ना हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि रक्षा में हत्या चैप्टर हमारा देखते हैं। तो देखते देखते
ये रिवीजन है, इसीलिए थोड़ा हम जल्दी चलेंगे ताकि शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये था हमारा पाठ प्रवेश। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वे सदा ही स्वार्थ की भावना से दूर होते हैं। उनका निश्चल मन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सदा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। किंतु कभी कभी उनके हाथों कुछ ऐसा हो जाता है जो सामने वाले के लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। ऐसा कभी कभी गलती से हो जाता है। जैसे केशव और श्यामा को तो ऐसा था कि हम उन जो चिड़िया है उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें, लेकिन हेल्प करने में उसका ध्यान रहा नहीं, और क्या हुआ कि उसने अंडे को छू लिया, और छूने के बाद उसको पता चला। यदि पता होता तो बेचारा छूता ही नहीं। छूने के बाद उसे पता चला कि ऐसा होता है कि अंडों को छूना चाहिए नहीं। अंडों को छूने से वो गंदे होते हैं, गंदे होने की वजह से चिड़िया उसे नहीं सहती। तो ये बात उसको पता नहीं थी। उसका तो भाव ऐसा था नहीं कि उसको मैं नुकसान कर दूँ, ऐसे छोड़ दूँ, गिरा दूँ, ऐसा था नहीं। लेकिन उसने बेचारे ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हो। तो ये उसके बताया कि नुकसानदायक सिद्ध होता है कभी कभी। ऐसे उनको तो ऐसा था कि उसमें से छोटे बच्चे निकलेंगे, उसको हम रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो केशव के घर में छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कहाँ? छज्जे के ऊपर। कितने अंडे थे तो वो भी आपको पता है, 3। तो ये रिवीजन में हमें फ़ायदा होता है और जल्दी से हमारा काम भी हो जाता है, इसीलिए रिवीजन सेशन है ये। तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते मलते छज्जे के सामने पहुँच जाते थे, और चिड़िया या चिड़िया दोनों का वहाँ बैठ पाते थे। वो तो उसकी सुरक्षा करते, इसलिए वहाँ होते ही, तो वहाँ बैठे हुए भी पाते हैं। और वो देख देख कर प्रसन्न रहते हैं कि हाँ कितने छोटे बच्चे होंगे, क्या हो, इसे सोच रहे कि कैसा होगा उसका घोंसला, क्या करेंगी, बच्चों को क्या खिलाएंगे, बच्चे निकले होंगे नहीं निकले होंगे, ये सब क्वेश्चन मार्क ही है। बिना देखे कैसे पता चलेगा? देखेंगे तो पता चलेगा ना। तो ये उनके लिए क्या है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं आगे आगे कि दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने को संतुष्ट कर लिया करते, क्योंकि घर के काम में माँ व्यस्त रहती थी, उनके पापा जी तो ऑफिस के और उसके लिखने पढ़ने का जो काम है वो करते रहते, तो वो भी फ्री नहीं थे। तो दोनों भाई बहन आपस में क्वेश्चन पूछे, आपस में एक दूसरे को आंसर दे देते हैं। तो ये ऐसा चलता है, छोटे भाई बहनों में ऐसा ऐसा होता है। और उसमें जिसको पता है ना, उसको तो ऐसा लगता है मुझे ही सब पता होता है। तो श्यामा भैया क्या बच्चे ही निकल कर फूर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों के से गर्व से कहते थे, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पर के बेचारे कैसे उड़ेंगे। वो भी बात सही है। बच्चों क्या खिलाती बेचारी, बोलती क्या खिलाती होंगी वो, तो दाने खिलाते। जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दोनों अंडों को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के भोजन का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया है। फिर क्या होगा कि वो कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। दोनों ने यह निर्णय लिया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये भी बात होगी उसकी कि उसको कहीं पे भी जाना पड़ेगा नहीं। संतुष्ट यानी कि जिससे संतोष हो गया हो। जिज्ञासा मतलब जानने की अभिलाषा, कौतूहल कहते हैं उसको। अनुमान यानी अटकल और अंदाजा, कहते हैं ना कि अटकल लगाते हम।
यानी कि अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा लगाते ना कि हिंदी का पेपर हार्ड होगा, इजी होगा, तो ये सब अटकल है, अंदाज़ा है, उसमें फिक्स नहीं होता है। 100% ऐसा बोल सकते नहीं, इसीलिए बोलते हैं 99 पॉइंट समथिंग बोलते हैं, 100% नहीं। इसीलिए वो क्या है, अनुमान है, क्या है, अटकल है, उसको अटकल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पेज के शब्दार्थ हमने देख लिए। हाँ, आप भी एक बार देख लेना ज़रूर से, पहले से देख लो एक बार, मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग के करते जाओ, आपका भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। केशव कहता है कि नहीं नहीं नहीं, क्यों जाएंगे, उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं सब कुछ मिल जाएगा ना उसको। तो खाना लेने के लिए वो सिर्फ बाहर जाती, तो यही मिल गया, तो अब जाने की ज़रूरत नहीं है। भैया बच्चों को धूप भी तो लगती होंगी ना, वो भी बात सही है कि उनको धूप भी लगेगी ना। तो केशव का ध्यान इस परेशानी की ओर नहीं गया था। वह बोला, परेशानी जरूर हो रही होंगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते रहेंगे, ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। आखिर उन दोनों ने फैसला कर लिया कि आखिर यह फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे, पानी की प्याली, थोड़े से चावल, ये भी सब उन्होंने तय कर दिया कि ऐसा 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 हम सब करेंगे, ऐसा ऐसा सब कुछ हम देखेंगे, ऐसा उसकी जगह पे रख देंगे। तो बेचारी चिड़िया को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे उनका काम हो जाएगा, और वो भी आसानी से। कैसे काम हो जाएगा, एकदम इजी। तो ये बात सही है उनकी। तो अब ये लोग व्यवस्था में पड़ गए थे, हमने देखा था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, देर तक इसे अधेड़ बुन में रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी कर दी, श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, माँ को मत दिखाना कि उसके ऊपर हम रख देंगे, ऐसे छज्जे के ऊपर। तो क्या है कि उसके ऊपर धूप नहीं आएगी। तो ये भी उन्हें सुरक्षा का देख लिया कि ऐसी सुरक्षा हम कर देंगे। तो क्या है कि चिड़िया बेचारी को फायदा हो जाएगा, और बच्चे भी आराम से रह सकते हैं, कहीं भी पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, दाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने बच्चे को देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तो ये सब उसने कर दिया चिड़िया के लिए सब। अभी दोनों छोटे छोटे हैं, फिर भी देखो कितना सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, कि दूसरों को हेल्प करने का सोचते हैं। तो हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारा भी काम होगा। तो फिर देखो इसमें लास्ट में हमने देखा कि गर्मी के दिन थे, उनके पिताजी तो ऑफिस चले गए थे, माँ सो रही थी, दोनों बच्चे माँ से आराम से सो गई। तो फिर क्या किया, दोनों सोए नहीं, उनको लगा, उनकी मदर को लगा कि दोनों बच्चे सो गए, लेकिन वो सोए थे। वो तो वहाँ से भाग निकले। क्या, क्योंकि उसके पास तो आज काम था पूरा, आज काम करना था कि ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो उनके पास काम था। इसीलिए अब जब काम है तब तो नींद आएगी नहीं। आप लोगों का भी ऐसा ही होता हो, कुछ नया खिलौना हाथ में आ गया तो मजा ही आ जाता है, ये कर दूँ, उसको दिखा दूँ, इसके दिखा दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ। तो इस तरह होता है। तो ये दोनों तो वहाँ से बाहर निकल आए। फिर क्या हुआ कि केशव है वो स्टूल के ऊपर चढ़ता है, उसके ऊपर छज्जा
पर देखता है अंडे अंडे वहाँ पे रखे, ये है वो सब वहाँ पे होता है। थोड़ी परेशानी तो हुई, क्योंकि स्टूल के जो 4 टांगे थे वो बराबर नहीं थी, सही से हिलता रहता था, लकड़ी का होता है ना। तो उसने बोला कि भाई इसे पकड़ कर रख वरना मैं गिरूंगा। तो शाम आए, वो बैठे पकड़ के कि चलो ये मैं ध्यान रखती हूँ, आप ये कर दो मैं इसका ध्यान रखती हूँ, है ना। दोनों ने काम बराबर वैंच लिए कि मैं ये करूँगा तुम वो करो, तुम ये करो मैं ये करूँगा। प्रस्ताव यानी कि विचार के लिए प्रस्तुत कोई सुझाव, उसे कहते हैं प्रस्ताव। तो ये यहाँ पे प्रस्ताव मंजूर हुआ ऐसा शब्द आया था एक, कि इस तरह का काम करने का प्रस्ताव भी कर दिया। तो ये पेज भी आप देख लो एक बार फिर से। देखा? कौन है अभी नहीं देख रहा है? एक कोई ऐसा? तो देखो, अब तो ये सभी व्यवस्था हो गई। छजी को पकड़कर श्यामा को दबी आवाज में डांटता भी जा रहा था, भैया जो है भाई अच्छी तरह पकड़ वरना नीचे उतर कर बहुत मारूंगा। बोलता है कि पकड़ ठीक से वरना नीचे आकर मारूंगा। ये तो श्यामा अच्छी है, वरना छोड़ कर चली गई होती तो कि तुझे देखना है तो देख। लेकिन उसको भी था ना कि हम बच्चे देखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके दिमाग में भी है भाई बात। तो देखो, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर छजे पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे। जैसे ही केशव ने छजे पर हाथ रखता न चिड़िया उड़ गई। और श्यामा ने पूछा कितने बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, अभी बच्चे नहीं है, 3 अंडे हैं सिर्फ। उसको बहुत पंचायत है, जरा मुझे भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े लिया, नीचे बिछाने के लिए बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े। उसने बोला कि ऐसे तिनकों पर पड़े तो क्या है, उसको कपड़ा एक रख दो, उसके ऊपर हम रख देंगे। तुझे पहले कपड़ा लेकर रहे, पहले वो काम कर, इसे सब देखना है, ये करना है। श्यामा तो दौड़ कर गई। श्यामा बेचारे काम की अच्छी है, ने फिर कहा मुझे भी दिखा दो। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया जो करना है टोकरी दे दो, उसको ऊपर ऐसे छाया करके रख देंगे हम। श्यामा ने टोकरी नीचे से ही थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहने से टिका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली लिया, मैं उतरा आओ तो दिखा दूंगा। बोलता है कि जा अभी ये पानी और दाना वो सब लेकर आ, मैं अभी नीचे जाता हूँ तो दिखा दूंगा, उसमें क्या है। तो फिर श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब मुझे भी चढ़ा दो भैया। केशव तुम गिर पड़ेंगी। श्यामा नहीं गिरोगी भैया, तुम नीचे से पकड़ कर रखना। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े। शब्दार्थ सब देख लेना, शब्दार्थ। केशव ने तो उसको दिखाया नहीं, वो बेचारे ऐसे ही रोती रही कि मैं माँ से कह दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। फिर क्या हुआ, कर और चौकी थी वहाँ भी रख दिया, आंखों में आंसू भर कर कहा तुम मुझे नहीं दिखाए, मैं माँ से कहूँगी। माँ से कहेंगी तो बहुत मारूंगा समझे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। और गिर पड़ती तो 4 सिर हो जाते, और गिर पड़ती तो फिर ये हमने भी देख लिया था कि इसके बाद क्या हुआ कि उसने बुलाया कि भैया। श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? कि करुण समय का अंडे टूट गए। और बच्चे कहाँ गए? उसमें शब्द था लू। लू मतलब गर्म हवा।
केशव, तेरे सिर में देखती नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वहीं 2-4 दिन में बच्चे हो जाते। माँ ने आते ही पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, माँ चिड़िया के अंडे टूट पड़े। और फिर माँ बताती है कि कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती, इसीलिए चिड़िया ने अंडे नीचे गिरा दिए। खुद ने, चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए वो नीचे, क्योंकि वो एक बार कोई इंसान उसको छू लेता है तो वो उसको सहती नहीं है, और इसीलिए उसने अंडे को नीचे गिरा दिए। और फिर देखो बेचारे वो तो रो पड़ा, अफसोस मतलब दुख, बहुत दुख हुआ उसको कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, उनको ऐसा करना चाहिए नहीं। केशव और श्यामा के घर में ऐसा क्या था जो उन्हें लुभा रहा था? किसने किसकी मदद की? ध्यान से याद रखना, श्यामा ने केशव की। केशव स्टूल पर क्यों चढ़ा? अंडे देखने के लिए, अंडे देखने के लिए, अंडे चुराने के लिए नहीं, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, अंडे देखने के लिए। केशव और श्यामा के घर में ऐसा क्या था जो उन्हें लुभा रहा था? केशव और श्यामा के घर के छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, वही उन्हें लुभा रहा था। उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात क्यों नहीं की? उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात इसलिए नहीं की क्योंकि माँ घर के काम धंधों में ही लगी रहती थी तथा पिताजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? तो श्यामा गिर जाने के डर से केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए। केशव और श्यामा ने चिड़ियों की मदद कैसे की? तो केशव और श्यामा को लगा कि चिड़िया बेचारी अंडों के देखभाल कैसे करेंगे, उसके लिए भरपूर दाने का इंतजाम कैसे करेंगी, इसीलिए उन्होंने अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी की ओट कर दी, तोते के टुकड़ों के तह करके अंडों के लिए गद्दी तैयार की और अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए चावल के दाने तथा टोकरी में पानी की व्यवस्था भी की। इसी तरह उन्होंने चिड़िया की मदद की। चिड़िया ने अंडे नीचे क्यों गिराए? तो मनुष्य के छूने से अंडे गंदे हो जाते, चिड़िया उन अंडों को नहीं सहती, इसीलिए चिड़िया ने अंडे नीचे गिरा दिए। और किसने चिड़िया के अंडे को छुआ था? श्यामा ने? अरे केशव ने। माँ केशव और श्यामा को क्यों डांट रही थी? माँ केशव और श्यामा को चिड़िया के अंडे को छूने के कारण डांट रही थी। श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत क्यों की? तो कि चिड़ियों के अंडों को जमीन पर फूटे हुए देखकर श्यामा को लगा कि जरूर केशव ने ही अंडों को ठीक तरह से नहीं रखा होगा, जिससे अंडे गिर कर टूट गए। इस गलती के लिए केशव को सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए उसने माँ से केशव की शिकायत की और गिर पड़ती तो 4 सिर हो जाती। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय है, यदि श्यामा स्टूल से गिर जाती तो उसके सिर में चोट लग सकती थी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। इस पंक्ति में श्यामा द्वारा अपने भाई केशव की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जा रही है। एक बार देख लो तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या है। चुनने की बारी में देखो, चुनने की बारी फर्स्ट है, किसने किसकी मदद की? तो श्यामा ने केशव की। और सेकंड है, केशव स्टूल पर क्यों चढ़ा? अंडे चुराने के लिए नहीं आएगा। क्या आएगा? ये यहाँ पे रॉन्ग है, याद रखना, ये नहीं आएगा, इसमें भी आएगा क, सेकंड क।
अब सोच कर बताने के बारे में तो कुछ होता नहीं है, इसलिए आगे जाते हैं। तो उर्दू शब्द के हिंदी में बनाने हैं। तो मज़ा तो आनंद, सवाल जवाब तो प्रश्न उत्तर, बगैर तो बिना, जरूर तो आवश्यक, ख्याल तो विचार, फैसला तो निर्णय, मंजूर तो अनुमति, जमीन तो धरती, खुद तो अपने आप, इंतजार तो प्रतीक्षा, जरा तो थोड़ा, आहिस्ता तो धीरे, व्यस्त तो मसरूफ, प्रतिदिन तो रोजाना, अनुमान तो अंदाजा, भोजन तो खाना, प्रसन्न तो खुश, अंत तो आखिर खत्म, रक्षा तो हिफाजत, अपराध तो गुना। भाववाचक संज्ञा बनानी है। व्यस्त तो व्यस्तता, संतुष्ट संतुष्टि, जिज्ञासु तो जिज्ञासा, उत्सुक तो उत्सुकता, घबराना तो घबराहट, गंदा तो गंदगी, गिराना तो गिरावट, हंसना तो हंसी। बहुवचन है। समस्या, याद रखना, समस्या ये, टोकरी तो टोकरिया, टहनी तो टहनिया, तरकीब तो तरकीबे, माँ तो माए, तैयारी तो तैयारियाँ, गद्दी तो गद्दिया, बिल्ली तो बिल्लिया। पाठ में आएगी युग्मों जोड़े लेनी, शब्द युग्म आते जाते, मलते मलते, भांति भांति, काम धंधा, पढ़ने लिखने, सवाल जवाब, दिन प्रतिदिन, डरते डरते, बार बार, उजला। मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। तो उल्टे पाँव दौड़ना, घबरा कर वापस आना, रास्ते में दंगा होने की खबर सुनते ही मैं तो उल्टे पाँव घर लौट आया। दिल में कांपना, डर जाना, रघु ने गृह कार्य नहीं किया था, इसीलिए वह दिल ही दिल में काँप रहा था। चटनी बनना तो पिटाई करना, गांव वालों ने चोर को पकड़कर उसकी चटनी ही बना डाली। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना, सबके सामने झूठ पकड़े जाने पर विवेक के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। सहमी हुई आंखें, डर कर पिंकी ने सहमी हुई आंखों से पिताजी की ओर देखा। तो ये यहाँ पे बात हमारी हो गई भाषा संसार की, और फर्स्ट बात हमारी हो गई चैप्टर की। तो आपको चैप्टर नंबर 3 में सब कुछ देख लेना है एक बार, समझ गए ना, क्योंकि यूनिट टेस्ट में सब आने वाला है, तो सब देख लेना एक बार। तो अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की ओर। ये तो यहाँ पे हो गया आपके लिए, आपको भी समझ में आ गया है, समझे। तो अभी चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, तो उसका भी रिवीजन हो जाए ना। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा है मेरा विद्यार्थी जीवन, जो महात्मा गांधी जी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हमने वो भी देख लिया था, महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है वो कई सारी लैंग्वेजों में भी उसका भाषांतरण हुआ है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मेरा विद्यार्थी जीवन में, देखो विद्यार्थी जीवन में हमारी जो आदतें बन जाती है वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। विद्यार्थी जीवन में सदाचार और व्यायाम अधिक महत्व रखता है। आचरण में सदाचार हमें सभ्य बनाते हैं तथा व्यायाम से हमारे शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त बनता रहता है। गांधी जी ने अपने बचपन के पन्ने बच्चों के सामने खोलकर रख दिए हैं। वे हमें माता पिता की सेवा, शेयर करना, निज भाषा से प्रेम, सुंदर लिखाई के लिए भी प्रेरित करते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या ध्यान रखना चाहिए। तो गांधी जी ने हाई स्कूल में कई उसके हाई स्कूल के जो उसका सेकेंडरी में पढ़ते थे उनके साथ जो घटना बनी थी वो हमें यहाँ पे उनके शेयर करते हैं। स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था, शिक्षक के प्रति प्रेम भाव हमेशा प्रकट करता रहता।
हर साल माता पिता विद्यार्थी की पढ़ाई लिखाई चाल चलन के लिए प्रमाण पत्र भेजते थे, वो भी हमने देखा था। तो फर्स्ट पैराग्राफ में लेखक को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, छात्रवृत्ति शब्द का अर्थ है वजीफा, विद्या अर्जन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। आचरण मतलब व्यवहार, असह्य मतलब जो सहा न जा सके वे, विधि पूर्वक मतलब नियमों के अनुसार, झेपूपन मतलब संकोच। आपको याद रखना है, पेज नंबर 26 अभी आप देखते जाओ, मेरे साथ ही करते जाओ तो ही काम होगा, क्योंकि इसमें थोड़े हार्ड वर्ड्स ज़्यादा है। तो देखो आप अभी अभी, हाँ निकला है पेज नंबर 26, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ अभी पढ़ो। हाँ, तो फर्स्ट पैराग्राफ में छात्रवृत्ति मिला आपको, तो उसमें कई सारे थे, लेकिन सौराष्ट्र प्रांत में कम स्टूडेंट थे, तो गांधी जी को छात्रवृत्ति मिलती थी वहाँ से। उसके बाद सेकंड है जो ज़्यादातर आचरण शब्द है, आचरण तो व्यवहार, असह्य मतलब जो सहा न जा सके, विधि पूर्वक मतलब नियमों के अनुसार, झेपूपन मतलब संकोच। तो ये यहाँ पे बताते हैं कि गांधी जी जो फर्स्ट है तो अनुशासन प्रिय, उसके हेडमास्टर प्रिंसिपल थे वो अनुशासन प्रिय थे, और उसने क्या कर दिया कि भाई मार पीट हो तो वो तो दुख नहीं लगता, लेकिन गांधी जी के जीवन में एक बात थी कि वो गलत यानी कि झूठे साबित हो वो उसे पसंद नहीं था। तो सेकंड पैराग्राफ में वो है कि दंड का पात्र समझा गया, मैं फुट फुट कर रही, यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की थी। उस समय सौबजी एदलगी में हेडमास्टर थे, वे अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन के नियमों का पालन करवाते थे, विधि पूर्वक मतलब है नियमों के अनुसार काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिया था। सदाचार में मानते थे, सेकंड पैराग्राफ में सदाचार, तो सदाचार उसके आचरण में ध्यान रखते थे गांधी जी कि मुझसे कोई गलती तो होनी चाहिए नहीं, यदि सदाचार में आचरण में कोई गलती है तो वो गलत है, वैसा मानते थे। क्योंकि व्यवहार है वो तो अच्छा ही होना चाहिए, यदि व्यवहार में कोई गलती आए तो वो अच्छी बात नहीं है। एक बार उसको दंड भी मिला, उसको मार भी खानी पड़ी, लेकिन वो सब तो चलता है, लेकिन गांधी जी को ऐसा लगा कि दंड का पात्र मैं बना, मुझसे ऐसी गलती, तो अभी नेक्स्ट टाइम ये होनी चाहिए नहीं। गांधी जी की सबसे बड़ी बात वो ही थी कि वो एक बार भूल करते थे, वो मानते थे कि भूल होनी चाहिए, एक बार होती है, लेकिन वही भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप काम करते हो तो भूल तो होंगी ही, लेकिन आप भूल करते जाओ, एक भूल हो दूसरी भूल हो वही रिपीट हो तो वो तो गलत है ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूल होती है, सबसे होती है, लेकिन भूल रिपीट होनी चाहिए नहीं। और उस भूल में से हमें सीखना है कि क्या गलती हुई इसमें, मैंने क्या किया कि जिसकी वजह से ये हुआ। तो सेकंड पैराग्राफ में वो बताया मेरा जी खेल में न लगता था, उसके हेडमास्टर ने कंपलसरी कर दिया कि ये खेलना ही है, सबको आना ही है, ये टाइम है, कंपलसरी, नो ऑप्शन। अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम क्रिकेट या फुटबॉल में भाग लेने कभी न जाता था। अनजाने में मेरा जेपूपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम की यह अरुचि मेरी भूल थी। गांधी जी मानते थे कि व्यायाम और शिक्षण को क्या लेना देना है, पढ़ाई लिखाई और व्यायाम को क्या लेना देना है। उस समय पर मेरे ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ क्या कोई संबंध नहीं है।
पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अथवा शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्यायन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितनी मानसिक शिक्षा का है। बड़े हुए गांधी जी तब जाकर पता चला कि नहीं 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 भाई, दोनों का महत्व है, ऐसा नहीं है, दोनों का है महत्व। तो फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण है पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से मैं घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित भी हो गया। लेखक ने तो उस समय वो सोचते थे कि व्यायाम में कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो छोटे थे इसलिए। फिर बड़े हुए तब पता चला कि नहीं 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 भाई, व्यायाम तो जरूरी है जीवन में। और पुस्तकों में भी उसने पढ़ा। तो फिर गांधी जी उस टाइम क्या करते थे, तो उस टाइम वो चलने के लिए जाते थे, खुली हवा में घूमने के लिए जाते थे। तो उसने सोचा कि ये बेस्ट है, खुली हवा में घूमना बेस्ट है और घूमने से भी शरीर को फायदा होगा, है ना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा। शुश्रूषा मतलब स्वास्थ्य की देखरेख। उसको व्यायाम में नहीं जाना था, उसके पीछे दूसरा रीज़न था। वो रीज़न ऐसा था कि वो उस टाइम में उसके पिताजी की सेवा करते थे, तो वो था। तो अभी स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता था। अब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया, तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु घिमे साहब क्या कर मुक्ति देने लगे। वो अपने पिताजी की सेवा करते थे, लेकिन उसने सोचा कि शायद मुझे मुक्ति मिले, कि उसके हेडमास्टर साहब ऐसा बोले कि कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने पिता की सेवा करो। लेकिन वो ऐसे थे तो सब स्टूडेंट कहेंगे कि मुझे भी मेरे पिताजी की सेवा करनी, दादाजी की सेवा करनी है। तो एक शनिवार की सुबह का स्कूल था और शाम को जाना था मांसपेशी के लिए, व्यायाम के लिए। तो गांधी जी तो पहुँचे नहीं। फिर तो क्या हुआ हमें पता ही है। दूसरे दिन पता चला कि वो तो गैर हाजिर हुए, क्योंकि सच बता दिए सबने कि घड़ी मेरे पास नहीं थी, उसने बादलों में देखा था, तो बादलों ने धोखा दे दिया। और वो जब वहाँ पर पहुँचे तब कोई था नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि अब वह दंड के पात्र है, क्योंकि जो सच था वो तो बता दिया, लेकिन सर ऐसे मानेंगे नहीं। उसको लगेगा कि ये भाई बहानाबाजी है सब कुछ, है ना। तो मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझ गया। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपचार न था। मन मसोर कर रहा जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। सच बोलने वाले को कभी असावधान भी रहना चाहिए नहीं, ध्यान तो रखना ही चाहिए। कि अंत में वह जुर्माना माफ़ कर दिया गया था। जुर्माना लगाया था, लेकिन वो जुर्माना माफ़ कर दिया था। 1 या 2 आना का जुर्माना था, लेकिन वो माफ़ कर दिया था। उसे लगा कि नहीं, गांधी जी सच बोलते होंगे, क्या पता। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। कैसे, तो उसके पिताजी ने सर को चिट्ठी लिख दिया कि भाई ये मेरी सेवा चाकरी के लिए मुझे चाहिए, इसको छुट्टी दे देना। तो उसमें से उसको छुटकारा मिल गया। तो इसमें शब्दार्थ है शुश्रूषा, स्वास्थ्य की देखरेख, विघ्न मतलब बाधा, स्मरण यानी याद, कुबुद यानी गलत विचार। फर्स्ट पेज हमने देख लिया, सेकंड पेज देख लिया, 26 एंड 27। अभी थर्ड में आता हूँ मैं, आप 26 पहले पढ़ लो ठीक तरह से। तो आप लोग देख लो पेज नंबर 26 एंड 27। फिर हम देखते हैं पेज नंबर 28। तब 28 में आ जाओ। पहले देख लो एक बार 26 एंड 27, मीनिंग्स देख लो।
फिर देखा हमने कि लेखक को लगता था कि पेज नंबर 28 में है कि दक्षिण अफ्रीका गए तब पता चला कि हैंड राइटिंग तो अच्छी ही होनी चाहिए। वहाँ उसने वकीलों के हैंड राइटिंग देखे, क्या मस्त हैंड राइटिंग थे। तब जाकर पता चला कि नहीं, अच्छे हैंड राइटिंग होने चाहिए। इसीलिए उसने कहा है कि भाई हैंड राइटिंग तो अच्छे ही होने चाहिए। अवहेलना यानी कि उपेक्षा, आलेखन कला यानी कि सुंदर लेखन का तरीका, प्रतिस्पर्धा यानी कि मुकाबला, अभिप्राय मतलब श्रवण, पाठ मतलब सुनना और पढ़ना। कि वो जब दक्षिण अफ्रीका गए पहले तो पढ़ते थे, तब उसने कहा कि भाई ये हैंड राइटिंग का अच्छा होना कुछ ज़रूरी है, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा कहते थे वो पहले। लेकिन जब दूसरों के हैंड राइटिंग अच्छे देखे तब जाकर पता चला कि हैंड राइटिंग तो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उसका भी प्रभाव है। आप अच्छी तरह से लिखो और बुरे हैंड राइटिंग में लिखो, अच्छा कौन सा लगेगा? जो अच्छा है वो। तो उसमें ध्यान रखने की बात उसने बताई पेज नंबर 28 में, फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर सेकंड पैराग्राफ में उस समय गांधी जी को ये जो पढ़ाई लिखाई में संस्कृत आता था वो थोड़ा हार्ड लगता था। तो अभी क्या करें कि हार्ड लगता था, लेकिन पढ़ना तो सबको होता ही है, तो पढ़ना तो पड़ता था उसको। लेकिन उसने कहा कि जो संस्कृत का वर्ग और फारसी का वर्ग दोनों साथ में चलता था, वो दोनों कंपलसरी नहीं था। आपको संस्कृत रखना है तो संस्कृत रख सकते हो, फारसी रखना है तो फारसी रख सकते हो। तो तब जाकर पता चला कि फारसी भाषा है जो संस्कृत और फारसी दोनों, फारसी के मौलवी साहब थे वो थोड़े नरम स्वभाव के थे, इसीलिए थोड़ा उसके सामने चलता था, जितना लिखो उतना चलेगा, ऐसा वो बोलते थे। तो संस्कृत से फारसी उसको अच्छा लगने लगा। लेकिन इजी देखने में लगता है ना, देखने में तो मस्त है ये, आ जाएगा, सबको आ जाएगा, लेकिन देखने में इजी लगता है तो हार्ड। फिर संस्कृत के जो टीचर थे उसने उसको बुलाया और कहा कि क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, मैं आपको इजी तरीका ढूंढ के दे दूंगा, क्योंकि हमारे धार्मिक पुस्तक भी संस्कृत में है, तो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसीलिए फिर गांधी जी ने तो लगा कि बात भी सही है, फिर वो संस्कृत पढ़े। और बाद में भी उसने कहा कि भाई संस्कृत तो अच्छा है, मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं होता तो बहुत गलत होता। और फिर उसमें ये है, तो शब्दार्थ हम देखते हैं फिर से। अवहेलना, उपेक्षा, आलेखन कला मतलब सुंदर लेखन का तरीका, प्रतिस्पर्धा यानी मुकाबला, अभिप्राय मतलब अभिप्राय का ही मीनिंग मतलब है, श्रवण पाठ मतलब सुनना और पढ़ना, छात्रवृत्ति मतलब वजीफा, विद्या अर्जन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, आचरण मतलब व्यवहार, असह्य मतलब जो सहा न जा सके, विधि पूर्वक मतलब नियमों के अनुसार, झेपोपन मतलब संकोच, शुश्रूषा मतलब स्वास्थ्य की देखरेख, विघ्न मतलब बाधा, स्मरण मतलब याद, कुबुद्धि मतलब गलत विचार। तो ये भी पेज आप देख लो तीनों के तीनों, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे पास 2 मिनट का वक्त है, आप देख सकते हो। वक्त तो है ज़्यादा, लेकिन 2 मिनट आपको दे रहा समझ गए। हाँ, तो देखते हैं हम भूलने की बारी अभ्यास में। अब हम अभ्यास की ओर जाते हैं। तो छात्रवृत्ति मिलने के पीछे भाग्य का हाथ रहा, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे?
तो छात्रवृत्ति मिलने के पीछे भाग्य का हाथ रहा। गांधी जी ऐसा इसीलिए मानते हैं क्योंकि वे छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों के कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। हेडमास्टर ने गांधी जी को दंड क्यों दिया? एक शनिवार गांधी जी को व्यायाम की कक्षा में शाम को 4 बजे जाना था। घड़ी न होने के कारण और मौसम साफ न होने के कारण गांधी जी को समय का पता नहीं चला, जिसके कारण वे समय से विद्यालय नहीं पहुंच सके। इसीलिए हेडमास्टर ने गांधी जी को दंड दिया। गांधी जी को व्यायाम से छुटकारा क्यों मिला? तो गांधी जी को व्यायाम से छुटकारा इसलिए मिला क्योंकि उनके पिता ने हेडमास्टर को चिट्ठी लिखकर बताया था कि वे अपनी सेवा के लिए स्कूल के बाद गांधी जी को अपने पास रखना चाहते हैं। उन्हें स्कूल में किस चीज़ की शिक्षा नहीं मिली? तो उन्हें स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं मिली। गांधी जी ने व्यायाम से अरुचि के क्या कारण बताए? गांधी जी ने व्यायाम में अरुचि का पहला कारण यह बताया है कि उन्हें उस समय ऐसा लगता था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। इसके साथ ही उनके अंदर पिता की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। वे स्कूल की छुट्टी के तुरंत बाद घर पहुंचकर पिता की सेवा में जुट जाते थे। इसी कारण उन्हें व्यायाम में कोई अरुचि नहीं थी। गांधी जी की पहली और आखिरी भूल कौन सी थी? शनिवार की व्यायाम कक्षा में जब गांधी जी समय पर नहीं पहुंच सके और गिमी साहब को उन्होंने न आने का कारण बताया तो गिमी साहब को उस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। गांधी जी बेहद दुखी हुए और एक बात समझ सके कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में यह उनकी पहली और आखिरी भूल थी। पहले वो सभी भूल आखिरी हो जाती थी, एक बार भूल कर लेते थे और फिर वो भूल हो जाती थी आखिरी। गांधी जी ने मातृभाषा के उपरांत किन भाषाओं का अध्ययन किए? गांधी जी ने मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषा। सुलेखा खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी, इस कथन का आशय। तो सुलेखन का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है क्योंकि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। यदि लेख स्पष्ट और साफ नहीं तो इसमें हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा। हम दूसरों के समक्ष लिखते हुए शर्म और झिझक महसूस करेंगे। लिखित अभिव्यक्ति तभी किसी को प्रभावित कर सकती है जब अक्षर मोती की तरह सुंदर हो। MCQ है फर्स्ट। गांधी जी को असह्य हो जाता था अपने आचरण में भूल। गांधी जी व्यायाम की जगह क्या करते थे? घूमते थे। सच बोलने वाले को क्या नहीं होना चाहिए? तो असावधान। र का प्रयोग है तो मूर्ख, विद्यार्थी, आश्चर्य, विधिपूर्वक, प्रेम, ग्रंथ, तीव्र और क्रिकेट। संधि तो सद वत्ता आचार, सदाचार याद रखना है। सदाचार, सदाचार हो ऐसे सद आचार हो तो गलत है, सदाचार टिक करना है MCQ में। तो विद्या तो विद्या प्लस अर्थी तो विद्यार्थी हो तो आप सब है। विद्या अध्ययन तो विद्या अध्ययन, ऐसे ठीक से देख लेना आप एक बार। ये सारी बात आप देखोगे, मुझे पता है नहीं देखते ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर से एक बार देख लेना ऐसा बोल रहा हूँ। तो क्या है आप सबको कि आराम से ये सब बातें हो जाएंगी। वचन बदलिए तो परसर लगाकर वचन बदलने हैं। तो मूर्ख तो मूर्खों को, नियम तो नियमों से, विचार तो विचारों में, आदमी तो आदमियों को, लोग तो लोगों में, ग्रंथ तो ग्रंथों से, वर्ष तो वर्षों में, साल तो सालों से, अर्थ तो अर्थों में और दुख तो दुखों से।
बहुवचन बनाएंगे, शिक्षक तो शिक्षक गण, विद्यार्थी तो विद्यार्थी गण, इच्छा तो इच्छाएं, पुस्तक तो पुस्तकें, भूल तो भूलें, वृत्ति तो वृत्तियाँ, कक्षा तो कक्षाएं, है तो है लेकिन अनुस्वर पर, घड़ी तो घड़ियाँ, सेवा तो सेवाएं, मास तो मासिक, शरीर तो शारीरिक, मानस तो मानसिक, धर्म तो धार्मिक, शिक्षा तो शिक्षित, समाज तो सामाजिक, सप्ताह तो साप्ताहिक, व्यवसाय तो व्यावसायिक, वर्ण विच्छेद है, वर्ग तो ये आप देख सकते हो, म प्लस उ प्लस र प्लस ख प्लस अ, दर्जा तो द प्लस अ प्लस र प्लस च प्लस आ, उर्दू तो ओ प्लस र प्लस द प्लस उ, स्पर्धा तो स प्लस प प्लस अ प्लस र प्लस द प्लस आ, धर्म ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। तो ये हो गए हमारे वर्ण विच्छेद की बात। अक्षर अ प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस र प्लस अ, क्षा कक्षा क प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ, शिक्षक स प्लस ई प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ, रक्षक र प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ, भिक्षा तो भ प्लस ई प्लस क प्लस श प्लस आ। क्ष कैसे वर्ण विच्छेद होता है, क प्लस श और अ से। तो ये बात हमारी यहाँ पे हो जाती है दोनों चैप्टर का रिवीजन का, समझ गए। तो ये रिवीजन भी आप देख लेना और पढ़ाई भी देखना, क्योंकि रिवीजन में कुछ बातें हमने जल्दी से ली हुई है, तो आप एक बार रीडिंग करके देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा और आपकी एग्ज़ाम भी अच्छी रहेंगी, है ना। तो सब एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, एक बार रीडिंग कर लेना, पूरा चैप्टर देख लेना 3 और 4 दोनों, भाषा संसार, क्वेश्चन आंसर, मीनिंग, चैप्टर सब देख लेना है। ओके, तो आप देखोगे ही तो सबको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय एंड थैंक यू।